Hello students, this is Professor Ekta Shah from JK Shah classes. Welcome back to another video जहाँ पर we are discussing your December 2024 का पेपर. ठीक है, अभी देखो ये पेपर को ऑलरेडी होकर 6 महीना हो गया है, बट यहाँ पर मैं क्या एक वैल्यू एडिशन पॉइंट क्रिएट करने वाली हूँ. ओके, यहाँ पर देखो, अगर तुमको पता रहेगा तो इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी इसका सजेस्टेड आंसर्स भी आ चुका है. ठीक है, यू ऑलरेडी हैव दैट सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल इन ऑन द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट. बट इस बार मैंने ये जो दिसंबर 2024 का पेपर है, इसमें मैं तुमको एक सर्टिफाइड कॉपी बताऊंगी. ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी जिसमें ये मेरी ही स्टूडेंट है, शी इज़ माई स्टूडेंट from December 2025 बैच 2024 बैच सॉरी, एंड इसको 75 मार्क्स मिला है. ठीक है, सो इसने कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट किया है और क्या थ्योरी में 5 में से 5 मिलते हैं, 7 में से 7 मिलते हैं, 8 में से 8 मिलते हैं, ये तुमको क्लियर हो जाएगा. देखो, जब तुम ये पूरा पेपर एनालिसिस देखोगे ना, तो तुमको एक बात का कॉन्फिडेंस आएगा कि थ्योरी पेपर में भी लोगों को फुल मार्क्स मिलते हैं. समझ में आ रहा है. एंड एक और बात, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा गाइडलाइन आंसर एंड जो तुमने लिखा है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. प्रैक्टिकली तुमसे नहीं, किसी से भी पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर मैच करे. ठीक है, सो यहाँ पर मैं तुमको उस स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी बताने वाली हूँ कि भाई अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो उसने कैसे प्रेजेंट किया है वो पर्टिकुलर आंसर को, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, अभी रही बात क्वेश्चन के लेवल की कि भाई इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था, तो पेपर वॉज काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लेवल का. अभी देखो, मॉडरेट लेवल का एज इन एकदम चिंदी पेपर भी नहीं था. यहाँ पर अगर तुमको कंसेप्ट पता है, अगर तुमने रेगुलर लेक्चर अच्छे से सुना है, तो शायद तुमको पेपर अटेम्प्ट करने आएगा. एक और बात, आफ्टर every batch we complete, I make sure that I give the important questions. and ये पर्टिकुलर चैप्टर मतलब पेपर से 75 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने तुमको ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में इम्पोर्टेंट मार्क करके दिए थे. ठीक है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर वी हैव 3 पार्ट्स. ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. अभी एज ऑलवेज मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जो 15 मिनट्स तुम्हारा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, दैट प्लेज एन एक्सट्रीमली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. अभी ये 15 मिनट्स में तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी एज इन व्हाट, देखो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं एज एन प्रोफेसर आई वुड लाइक टू गिव यू एन एडवाइस कि भाई जो 15 मिनट्स है उसमें यू शुड नॉट टारगेट होल 100 मार्क्स का पेपर. ठीक है, रैदर देन टारगेटिंग योर 100 मार्क्स का पेपर, टारगेट 60 to 65 मार्क्स का क्वेश्चंस. ओके, एंड इन दैट 60 to 65 मार्क्स का क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राई टू select the questions which are in option. जैसे कि in our whole ESG paper you will get only 2 questions where you get an option. One question is in your part A, that is either you can attempt question 4 or either you can attempt question 4A, and another question which you get is on your part B, that either you can attempt question 5 और ईदर यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन 5A. सो जब भी तुम्हारा पहला 15 मिनट होगा, तब वो जो 7-8 मिनट है
तब यू प्लीज डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो अहेड विथ 4A 5 और 5A, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको यहाँ पर तुम्हारा 30 मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद यू शुड ऑलवेज गो अहेड विथ पार्ट सी। पार्ट सी के बाद अगर टाइम बचता है तो गो अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वाला। समझ में आया? ओके, वंस यू फिनिश अप दैट 15 मिनट्स प्लीज स्टॉप उधर ही, ठीक है। आधे बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट हो गया फिर भी क्वेश्चन पेपर को ही रीड करते रहते हैं एंड दे एंड अप वेस्टिंग अनदर 15 मिनट्स, ओके। जैसे ही 15 मिनट का बेल बज जाता है, अगर कोई आधा क्वेश्चन रह गया है उसको कंप्लीट करो एंड काइंडली स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। जितना तुमने क्वेश्चन पढ़ के रखा है उतना तो आंसर लिखो। समझ में आ रहा है? ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, बट जो 15 मिनट्स है तुम्हारे, ठीक है, उसमें तुम्हारा 65 मैक्स 75 मार्क्स 70 तक का पेपर जो है वो रीड करके हो जाना चाहिए और वो आंसर तुमको एग्जैक्ट आने ही चाहिए। उस आंसर में तुम्हारा कुछ भी 19-20 होना नहीं चाहिए, मतलब एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी हो सकता है for that 15 minutes. Again, it's just an advice. In case if you have some other better strategies, you can go ahead with your strategies as well, ठीक है। ये मैं तुमको जनरल कॉमन स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो तुमको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी पेपर की अगर मैं बात करने जाऊँ तो पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था एंड पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का था, ना एकदम चिंदी, ना एकदम इतना इजी, ना इतना हार्ड, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि 15 से 20 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस थे। उसमें तुमको बोलते ना कि मेहनत करने का काइंड ऑफ ज़रूरत था, या मेहनत एज एन बुद्धि लगाने का ज़रूरत था। कहीं ना कहीं तुमको आंसर पता होगा, बट तुमको कहीं ना कहीं वो फ्रेमिंग्स एंड ऑल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्ट ए। एज ऑलवेज मैंने हर बैच में सबको यही बताया है कि व्हेन इट कम्स टू एंड पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, यू हैव टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अगर देखो तुमने पैराग्राफ सबसे पहले पढ़ा तो क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन रीड करने जाओगे तब तुम कुछ पैराग्राफ के फैक्ट्स जो है वो तुम्हारे मिस हो जाएंगे, बिकॉज एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो वापस वो फैक्ट पढ़ने के लिए वापस पैराग्राफ, मतलब 4 बार क्वेश्चन रीड करो, 4 बार पैराग्राफ रीड करो, विच इज़ एंड ऑफ, मतलब विच इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है। सो व्हाट वील डू इज वील जस्ट गो अहेड विथ क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वील स्टार्ट रीडिंग आर पैराग्राफ, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। डू यू थिंक आरसीएल करके कोई कंपनी रहेगी जिसका बोर्ड कंपोजिशन एज पर सेबी एलओडीआर है? कहना ऐसे ये तो पैराग्राफ रीड करके ही समझ में आएगा कि उसका बोर्ड कंपोजिशन एलओडीआर के हिसाब से है या नहीं है। एंड तुमको अगेन सजेस्ट करना है बोर्ड साइज एज पर एनएससी एंड प्रॉक्सी एडवाइज़र। कहना से इसके लिए तुमको कोई पैराग्राफ रीड करने का ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम खुद से आंसर लिख सकते हो। एनएससी के हिसाब से कितने होने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर 8 होने चाहिए। प्रॉक्सी एडवाइज़र गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम डायरेक्टर 6 होने चाहिए एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। इसके लिए तुमको ज़रूरत नहीं है, बट कहना से इसके लिए तुमको ज़रूरत पड़ेगा पैराग्राफ का, बराबर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर विलिंग टू अपॉइंट रोहन करके कोई तो एक पर्सन होगा फ्रॉम सो एंड सो डेट फॉर अनदर 5 years, ठीक है। इज रीअपॉइंटमेंट वैलिड? इसका रीअपॉइंटमेंट वैलिड है। अगेन क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तो पता चलेगा। Outline the tenure of independent director and minimum attendance required at board and committee meeting for reappointment of director as per IIAS and proxy advisor। कहना से अगेन ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नो नीड टू रीड द पैराग्राफ, बराबर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
रोल रिलेटेड टू एनआरसी का रोल इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर। अभी एक बात, आई होप तुमको पता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। अगर समझो तुमने कोई पर्सन को एज एन डायरेक्टर अपॉइंट किया है, कैन आई से तुमने उसका कुछ तो क्वालिटीज़ वगैरह देखा होगा। कैन आई से तुमको एवरी टाइम उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या पता वो डायरेक्टर सिर्फ आ रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, सिटिंग फीस ले रहा है, जा रहा है। कैन आई से वो अगर आ रहा है तो उसको कुछ एक वैल्यूएबल एडवाइस देना पड़ेगा। तो कब पता चलेगा कि इसने कोई वैल्यूएबल एडवाइस दी है कि नहीं दी है? जब तुम उसका क्या करोगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी क्या इन्फॉर्म करती है, रोया जो वो क्या बोल रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मैनर फॉर फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन। रोया करके एक पर्सन है, वो क्या बोल रही है कि ज़रूरत नहीं है अपना कैसे अपन ने एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का परफॉर्मेंस एनुअल इवैल्यूएशन किया है वो अपने डायरेक्टर या बोर्ड रिपोर्ट में डालने का। ठीक है, तो वो तुमको पूछ रहे हैं क्या उसका व्यू करेक्ट है। अगेन ये तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी ही समझ में आएगा। डी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, with reference to the provision of Companies Act 2013, examine the decision of board to appointment of OJS। अब ये OJS करके कोई पर्सन रहेगा एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, हैज OJS violated the provision related to maximum number of directorships? डायरेक्टरशिप्स देखकर एक ही सेक्शन याद आना चाहिए, सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बराबर। इफ यस व्हाट विल बी द पेनल्टी। ठीक है, वो तो अभी पैराग्राफ रीड करेंगे तब जाकर अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअल में कुछ वायोलेशन हुआ है या वायोलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, मैं ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर क्वेश्चन 1 का यहाँ पर आई विल राइट फैक्ट्स एंड आई विल राइट द आंसर। ठीक है, एंड मैं तुमको लास्ट में सजेस्टेड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो है वो स्टूडेंट का दिखा दूंगी। ठीक है, पहला, अभी लेट्स रीड द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर चलो। ओके, यहाँ पर अभी देखो, RCL लिमिटेड अ कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिस्टेड विथ NSE। कैन आई से ये कंपनी लिस्टेड है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिस्टेड कंपनी बराबर, उसका मार्केट शेयर इतना है, ये इतना है। ठीक है, अपने लिए बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। RCL is one amongst the top 1000 company listed on the NSE। सेकेंड फैक्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी किस में है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 300 करोड़ है। उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 500 करोड़। क्या वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इतना पैसा तुम रेस कर सकते हो। पेड अप का मतलब क्या होता है, इतना तुमने रेस किया है। पेड अप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 300 करोड़। फैक्ट ऑफ द केस, ये क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, ये ठीक है। रेवेन्यू का जरूरत नहीं है। उसके बाद RCL के बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स है, टोटल 13 डायरेक्टर्स है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस। एंड उसमें से 5 डायरेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। फोर्थ फैक्ट, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, 13 बराबर, आउट ऑफ विच 5 आर IDs बराबर।
आउट ऑफ विच 5 आर वॉट IDs, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किससे रेस्ट्रिक्ट करता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होने चाहिए, ठीक है, वो कुछ इतना ये नहीं है। अभी RCL रिमेन्स, यहाँ पर RCL रिमेन्स कॉर्पोरेट एंश्योर कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लीगल एंड लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, रोया एक पर्सन है जो क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और एक और बात वो क्या है, चेयरपर्सन है, एंड मीनू इज द ओनली विमेन डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई वाला पॉइंट, रोया ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ए एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कहना है से इसको सब कुछ कंपनी के बारे में पता होगा, ये रोज आती होगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्लस ये क्या है, कंपनी की चेयरपर्सन है, बराबर। और एक और फैक्ट, मीनू करके एक पर्सन है जो क्या है, ओनली विमेन डायरेक्टर, इकलौती विमेन डायरेक्टर है, बराबर। उसके बाद कमिटी, ऑडिट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 डायरेक्टर एज अ मेंबर, ठीक है। अभी एक और बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमंग द 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोहन जो है वो अपॉइंट हुआ था 2019 में आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 5 इयर्स का टेन्योर। कैन आई से रोहन का ये सेकेंड टेन्योर था, रोहन का सेकेंड टेन्योर था, ये सेकेंड टर्म था, कभी 2019 में, बराबर। अभी रोहन का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी वांटेड टू अपॉइंट हिम फॉर द थर्ड टर्म, तो इसका परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, ठीक है, तो कंपनी को अपॉइंट करना है, कंपनी वांटेड टू अपॉइंट हिम एज अ ID फॉर थर्ड टर्म। कर सकते हैं क्या, कैन आई से यू कैन डू इट, यस, बट देयर हैज टू बी अ cooling period of how many years, of 3 years, बराबर। देखो ये पूछा है तुमसे, ओके, कहना से अपने को इसका आंसर तो मिल गया, इसका आंसर मिल गया अपने को, ये वाला, क्या हम रोहन को अपॉइंट कर सकते हैं, इज रीअपॉइंटमेंट ऑफ रोहन वैलिड, नो नो, बराबर। अभी कंपनी ने अपना AGM कंडक्ट किया था, यहाँ पर ये वो सब था, हो गया। उसके बाद अगेन क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मीनू जो है उसका एक्सीडेंट हो गया एंड वो क्या हो गई, मर गई, ठीक है। अभी मीनू के प्लेस पर नीरू करके एक पर्सन थी जो क्या हो चुकी है, अभी अपॉइंट हो चुकी है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सॉरी एज अ वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। अभी पहले एक मीनू करके ही इकलौती पर्सन थी, इसका क्या हो चुका है, डेथ, इसके प्लेस पर अभी कौन अपॉइंट हो चुका है, नीरू, नीरू इकलौती विमेन डायरेक्टर है, ठीक है। अभी कंपनी जो है वो बहुत ग्रोइंग फेज पर है, तो कंपनी चाहती है कि ओजस को अपॉइंट करें हम, ठीक है, क्यों, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है ये सब की चीज़ों में, ठीक है। अभी एक और बात, कंपनी ने अपना बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, अभी तभी ओजस का ऑलरेडी डायरेक्टरशिप है, किधर किधर है, एक डोरमेंट कंपनी है, 2 सेक्शन 8 कंपनीज हैं, 8 पब्लिक कंपनीज है और 9 प्राइवेट कंपनीज है, बट उसमें 2 सब्सिडरीज है पब्लिक की, यहाँ पर ओजस करके एक पर्सन है,
जिसका क्या है, एक डोरमेंट में है, ठीक है, 2 सेक्शन 8 है, ठीक है, 2 कंपनी सेक्शन 8 है, तीसरे में 8 पब्लिक कंपनीज है, चौथा 9 प्राइवेट है बट 2 सब्सिडरी है पब्लिक की। कैन से ये तो डीम पब्लिक हो जाएगा 2, कैन से ये 2 क्या हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक, बराबर। अभी लेट्स, ये क्वेश्चन के फैक्ट्स है, क्या लगता है तुमको ये फैक्ट वैक्ट को सबको सुन के, क्या ये कंपनी का बोर्ड कंपोजिशन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या इसका बोर्ड कंपोजिशन बराबर है एज पर सेबी एलओडीआर। यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन 1A आंसर, किनाए से इसका बोर्ड कंपोजिशन बराबर नहीं है, नो। क्यों बराबर नहीं है? अभी एज पर रेगुलेशन 17(1)A बराबर, वो क्या बोलता है, देर हैज टू बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, ठीक है। और एक और बात बोलता है 17(1)A कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, इनके बोर्ड के पैनल में क्या होना चाहिए, 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। कैन से ये मिसिंग है, कैन से ये मिसिंग है। वुमन डायरेक्टर पहले मीनू थी, मीनू मर गई तो नीरू आ गई, बट वो तो वुमन डायरेक्टर है, क्या वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है, ये कहीं पर लिखा था, आंसर इज नो। तो कहना से ये एक पार्ट मिसिंग है, बराबर, ये एक मिसिंग है। उसके बाद एक और प्रोविजन है, वो क्या बोलता है, 17(1)B अगेन सेबी एलओडीआर का। भाई इसमें सेबी एलओडीआर क्यों आ रहा है, पहले ही लाइन में लिखा है कंपनी लिस्टेड है, इसीलिए 17(1)B क्या बोलता है, अगर तुम्हारा चेयरपर्सन क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आईडी कितने होने चाहिए, आईडी कितने होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ, एटलीस्ट हाफ, ठीक है। अभी केनाई से अपने इसमें तो वो चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव ही है, बराबर, चेयरपर्सन कौन है, रोया, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बट आईडी कितने हैं टोटल, 5 डायरेक्टर है। अभी मुझे एक बात बताओ, टोटल डायरेक्टर कितने हैं, टोटल डायरेक्टर कितने हैं, टोटल डायरेक्टर है 13। अगर मैं ये प्रोविजन में 13 का हाफ करूं तो कितना होता है, 13 का हाफ इज 6.5 विच इज इक्वल्स टू, कैन आई से यू हैव टू राउंड ऑफ टू अप टू 7। तो कितने डायरेक्टर, आईडी कितने होने चाहिए, कैन आई से 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, बट कितने हैं, ओनली 5। तो क्या बोर्ड का कंपोजिशन बराबर है, द आंसर इज नो। कैन आई से 2 आईडीज का भी कमी है, समझ में आया, बराबर। उसके बाद ये एक हो गया, ठीक है। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या बोर्ड कंपोजिशन बराबर है, द आंसर इज नो। एक 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर मिसिंग है एज पर रेगुलेशन 17(1)A, बराबर। 17(1)B के हिसाब से 2 आईडीज भी मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, एक तो चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, जब भी चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव होता है हाफ डायरेक्टर्स आईडी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 5 ही आईडीज हैं, बराबर। तो क्या कंपोजिशन बराबर है, द आंसर इज नो।
मैंने तुमको ऑलरेडी ये सब बता दिया है। हाँ, अभी देखो ये तो मैंने तुमको ऐसे रफली प्रेजेंटेशन बताया है। अभी अपन इसका, ये मेरी जो स्टूडेंट है जिसको 75 मिला है, लेट्स सी कि इसने अपना आंसर प्रेजेंटेशन कैसे किया है और इसको कितना मार्क्स मिला है। शी स्टार्टेड विद पार्ट बी, पार्ट सी एंड देन शी स्टार्टेड विद पार्ट ए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। अभी देखो, कैन आई से ये रेगुलेशन 17(1)A है, ये क्या बोलता है, मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया कि क्या होना चाहिए, देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एंड नॉट लेस देन 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, नथिंग बट एन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये प्रोविजन एक था कि एक वुमन डायरेक्टर, एक वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है टॉप 1000 के लिए, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। उसके बाद एक ये प्रोविजन था कि भाई अगर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, कितने आईडीज चाहिए, हाफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, आईडीज चाहिए जो मिसिंग है। उसके बाद 17(1)C, यस ये भी एक पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो। 17(1)C ये क्या बोलता है कि भाई जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज है, इसमें मिनिमम डायरेक्टर 3 नहीं होंगे, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो ये उसने एक मेंशन किया है कि भाई टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, नॉट लेस देन 6 चाहिए। कंक्लूजन क्या इन कंप्लायंस है, नॉट कंप्लाइड ऑफ 50% नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट एन आईडी। उसके बाद एक वुमन डायरेक्टर भी मिसिंग है यहाँ पर, बराबर। उसके बाद दिख रहा है ये डू नॉट हैव हाफ ऑफ मेंबर्स एज एन आईडी, 7 होने चाहिए, 5 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, therefore RCL is not in the compliance with SEBI LODR, करेक्ट। उसके बाद तुमको एक और क्वेश्चन पूछा है कि तुम सजेस्टेड बोर्ड साइज बताओ एज पर NSE एंड प्रॉक्सी एडवाइजरी गाइडलाइन। NSE के हिसाब से मिनिमम डायरेक्टर 8 होने चाहिए, प्रॉक्सी एडवाइजर के हिसाब से मिनिमम 6 मैक्सिमम 15। अभी देखो इसने NSC का बराबर लिखा है 8, बट इसने प्रॉक्सी एडवाइजर में मिनिमम 7 लिखा है, ये 7 यहाँ पर नहीं है, 7 किधर है, SES में है, ठीक है, वहाँ पर है। तो यहाँ पर मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 15 आना चाहिए, मैक्सिमम 15 उसने सही लिखा है, ये इसका एक गलत हो गया इसलिए इधर रॉन्ग दिया है। क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, 5। कितना मार्क्स दिया है उसको, 4.5, या आधा मार्क भी इसके वजह से कट हुआ है, वरना इसका आधा मार्क भी कट नहीं होता, ठीक है। सॉरी, ये जो 6 है, ये 6 एंड 15 ये प्रॉक्सी एडवाइजर गाइडलाइन एंड SES में है। इन गवर्न, यस सॉरी, इन गवर्न में कितना है, 7 है, बराबर। इन गवर्न में 7 है, ये 6 होना चाहिए था, यहाँ पर इसने 5 लिखा है। आई होप तुमको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है एवरीवन, आई होप तुमको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर है, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, क्या रोहन को हम अपॉइंट कर सकते हैं क्या। अभी एक बात, क्वेश्चन नंबर 1B, कैन आई से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर can be appointed for how many tenure, 2 tenures, 2 terms, ठीक है। each term consist of 5 years, बराबर 5 years, तो total years कितना हो गया, total years will be 10 years, बराबर। क्या तुम 10 साल के बाद भी अपॉइंट कर सकते हो, आफ्टर 10 years you can appoint person as an ID, but there has to be a
कूलिंग पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, ऑफ 3 years, बराबर। तो क्या रोहन को वी कैन अपॉइंट? द आंसर इज नो, रोहन कैन नॉट बी अपॉइंटेड। बट एक सजेशन तुम डाल सकते हो कि रोहन को तुम अपॉइंट कर सकते हो इन द ईयर 2027, अगस्त 1 आई गेस, यस, ठीक है, अगस्त 1 2027। समझ में आया ये क्वेश्चन? सो और एक ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तुमको वो बहुत बड़ा पैराग्राफ काइंड ऑफ है, तो ये तुमको वहाँ से वैसे लिखना था। बट यहाँ पर ये लेट्स सी क्वेश्चन 2। कैन आई से 14910 5 साल का 2 टर्म्स होगा, एक 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, 3 years शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। 3 साल का क्या होगा? कूलिंग पीरियड होगा, अगेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। तो क्या हम रोहन को अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? ये देखो यहाँ पर लिखा है इनएलिजिबल है वो। क्या ये देखो, ये मैंने एक सजेस्टेड ये डाला था, उसने भी वो लिखा हुआ है कि अगर तुमको करना है तो तुम कर सकते हो आफ्टर सो एंड सो पीरियड, ओके। उसके बाद मिनिमम अटेंडेंस वाला ये वाला पॉइंट उसका गलत है, ये यू विल सी इन योर मॉड्यूल, ठीक है, ये मॉड्यूल में है। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू द गाइडलाइन आंसर्स, वेट। यहाँ पर these are the guideline answers which are provided by our institute. यहाँ पर ये देखो IIAS का this is an straightforward question, okay, this is an straightforward question, you will get the answer in your module, or those students who have studied it from JKSE, you will get it from JKSE as well, okay. So I'm not reading this whole paragraph, but yes, this is the answer, okay. So this question was for 6 marks, इसको कितना मिला है? इसको 2 marks ही मिला है। क्यों 2 marks मिला है? बिकॉज इसने सिर्फ वो रोहन का लिखा है ना, इसने अभी देखो 2 marks इसके लिए था, 2 marks इसके लिए था, 2 marks इसके लिए था। सो इसने ये 2 नहीं लिखा है, तो इसका ये मार्क कट हो गया, ठीक है। ये तुमको आंसर जो है वो मिल जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर, और तुमको चाहिए तो तुम एक बार यहाँ से रीड भी कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन किसके बारे में थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है बोर्ड इवैल्यूएशन के बारे में। क्वेश्चन 1C ये किसके बारे में बात कर रहा है? बोर्ड इवैल्यूएशन। कहना है से बोर्ड इवैल्यूएशन को तुमको बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस ये मैंडेटरी है फॉर listed companies and for unlisted companies कभी मैंडेटरी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 25 crores, बराबर। तो क्या वो रोया का व्यू करेक्ट था? द आंसर इज नो। क्यों करेक्ट नहीं था? बिकॉज कंपनी लिस्टेड है, तो यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, मतलब तुमको लिमिट देखने का तो ज़रूरत ही नहीं है। 178 बिकॉज एनआरसी का प्रोविजन है, वो एनआरसी हमेशा आइडेंटिफाई करेगी वैसे पर्सन को जो एलिजिबल है टू बिकम अ डायरेक्टर। ये लोग का काम क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिव्यू करना परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, चेयरमैन के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस। ये वाला मेन उसका आंसर था कि सारी लिस्टेड एंटिटीज़ या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ और मोर है, इनको क्या करना है? अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अपने बोर्ड रिपोर्ट में देना है। यहाँ पर कंक्लूजन, सिंस कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी है, उनको अपना मैंडेटरी डालना पड़ेगा। क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था? कैन आई से क्वेश्चन वॉज फॉर 6 marks, इस स्टूडेंट को 5 marks मिला है, 5 out of 5। समझ में आ रहा है? लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन 1D
किसके बारे में बात कर रहा है? ओजस को क्या हम आरसीएल में एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नो, वी कैन नॉट। वाई नो? अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले तो सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है कि टोटल डायरेक्टरशिप कितना होना चाहिए? टोटल 20 डायरेक्टरशिप्स होना चाहिए, बराबर। अभी ये डायरेक्टरशिप टोटल में भी 10-10 है, मतलब 10 मैक्सिमम 10 क्या होगा? पब्लिक कंपनीज, और ये बाद में प्राइवेट, बराबर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन, और क्या कौन एक्सक्लूडेड है ये 20 में? कौन एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड कौन सी कंपनीज एक्सक्लूडेड है? डोरमेंट एक्सक्लूडेड है, सेक्शन 8 एक्सक्लूडेड है। सेक्शन 8 कंपनीज, या तो तुम सेक्शन 25 भी पकड़ लो एज पर 1956 के हिसाब से, ठीक है। अभी फैक्ट देखो, ओजस जो है वो एक डोरमेंट में था। ये देखो ओजस जो था ये एक डोरमेंट में था, ठीक है, एक डोरमेंट है कंपनी, ये तो काउंट ही नहीं होगा। चाहिए तो तुम यहां पर देखो, वन डोरमेंट कंपनी, उसके बाद टू कंपनीज है, बट कौन है? सेक्शन 8, ये भी कहना से काउंट नहीं होगा। 8 पब्लिक कंपनी है, बराबर, 8 पब्लिक कंपनी है, उसके बाद 9 प्राइवेट है, बट ये 9 में से 2 कंपनी सब्सिडरी है, किसकी? पब्लिक की। तो कहना से हम उसको डीम्ड पब्लिक मानेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 9 का 7 प्राइवेट हो जाएगा, और ये जो 2 है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर। तो कहना से ये यहां पर टोटल 10 का हो गया। अगर ओजस, अभी देखो प्रोविजन क्या बोलता है? टोटल 10 होना चाहिए। अगर ओजस को आरसीएल में अपॉइंट किया तो इसका पब्लिक कंपनी कितना हो जाएगा? 11। कहना से ये तो वायोलेशन है, ये तो वायोलेशन है, वायोलेशन ऑफ 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी नॉट 15, सॉरी 13, बराबर। क्वेश्चन समझा क्या तुमको? पूरा सब लिख कर दिया है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आई होप तुमको समझ जाए। तो क्या हम ओजस को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या हम ओजस को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर वही लिखा है पूरा, 165, नॉट मोर देन 20 कंपनीज, 10 से ज़्यादा पब्लिक नहीं हो सकती हैं। अगर पब्लिक का वो सब्सिडरी है तो हम डीम्ड पब्लिक मानेंगे, डोरमेंट और सेक्शन 8 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन, शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी 10 में उसका क्या है तो एज एन एडिशनल डायरेक्टर क्या है? इनवैलिड है। अभी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या उसने वायोलेशन किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का? यस, तो उसका पेनल्टी क्या है? देखो 3 मार्क का क्वेश्चन था, वो स्टूडेंट ने को 2 मार्क दिया है, ये 2 मार्क भी किसका, क्यों 1 मार्क क्यों कट किया है? बिकॉज ऑफ द पेनल्टी, ठीक है। अभी देखो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रिमेंबर द पेनल्टीज, बिकॉज ये कोई कंपनी लॉ का पेपर नहीं है जहाँ पर पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्के दुक्के मार्क के लिए ही पेनल्टीज आती है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस पढ़ के हो चुका है, कुछ और नहीं है पढ़ने के लिए, तो पेनल्टीज पढ़ो, अदरवाइज पेनल्टीज का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखो पेनल्टी क्या है? 2000 रुपीज़ ईच डे,
violation continues and maximum 2 lakh rupees. Okay, so with this I hope you have understood the question number 1. ठीक है, मैंने पूरा ये तुम लोग को समझाया है. ठीक है, पूरा मैंने तुमको ड्राफ्ट वाफ्ट मतलब ऐसे अच्छे से पूरा लिख कर समझाया है. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मार्क माई वर्ड्स, चैप्टर नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट. मैंने हर लेक्चर में तुमको बोला है. चैप्टर नंबर 3 से दिसंबर पेपर में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. अगर तुम चैप्टर नंबर 3 को छोड़कर जा रहे हो, ESG का पेपर ही अटेम्प्ट करने मत जाओ. क्यों? बिकॉज वो चैप्टर से आता ही है क्वेश्चंस. आई होप तुमको चैप्टर नंबर क्वेश्चन 1 जो है वो क्लियर है. ठीक है, मैंने सब कुछ तुमको लिख कर बताया है. ओके फाइन, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अभी एक बात, मैं सजेस्टेड आंसर जो है वो रीड आउट नहीं कर रही हूँ. इट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस टू रीड अ सजेस्टेड आंसर. रैदर देन रीडिंग द सजेस्टेड आंसर, हम एक सर्टिफाइड कॉपी देख रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है, 75 मार्क्स मिला है. चलो ठीक है, एक बार देखते हैं इसको क्वेश्चन 1 में कितना मार्क्स मिला है. लेट्स सी इसको क्वेश्चन 1 में कितना मार्क्स मिला है. यहाँ पर 1 में उसको कितना मिला था, 4.5. 4.5 प्लस 2 कितना हुआ, 6.5. 4.5 प्लस 2 6.5 प्लस 5 कितना हुआ, 11.5 प्लस 2 कितना हुआ, 13.5. भाई 13.5 आउट ऑफ 20. डोंट यू फील इट्स एन वेरी वेरी ऑसम वाला मार्क्स. 13.5 आउट ऑफ 20 बराबर. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अभी ये एक पर्टिकुलर कंपनी का कंपोजिशन ये लोग ने दिया है. ठीक है, अभी एक और बात, ये कंपनी कैसी है, अनलिस्टेड कंपनी है. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा एज ऑफ नाउ. और 7 डायरेक्टर्स है एज अंडर. ये 7 डायरेक्टर्स है. ठीक है, युगा इज द वुमेन डायरेक्टर, आजाद, जोन एंड शीन. ठीक है, ये लोग हैं बराबर. अभी क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमिटी में ये चेयरपर्सन है और ये 3 उसके मेंबर है बराबर. अभी और क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर. एक बात, मेजॉरिटी बोला है. देखो 2-3 वर्ड होते हैं. माइनॉरिटी मतलब कुछ लोग, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, 10 में से 5 इज मेजॉरिटी, एंड ऑल मतलब 10 में से 10. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी ये एलिजिबल है टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, बट नन ऑफ देम हैव अकाउंटिंग या फाइनेंस मैनेजमेंट एक्सपर्टीज. ठीक है, मेजॉरिटी लोगों के पास रीड एंड अंडरस्टैंड करने की क्षमता है, बट किसी के पास भी अकाउंटिंग या फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं है. ठीक है, अभी कंपनी जा रही है IPO में. क्वेश्चन में ट्विस्ट, अगर मैं क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ूं तो कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी को अप्लाई करता है 177 सबसेक्शन 1. अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ूं तो कंपनी जा रही है IPO में, मतलब अप्लाई होता है सेबी LODR, मतलब अप्लाई होता है रेगुलेशन 18 बराबर. वेन फॉर IPO शेयर वेयर लिस्ट किए. अभी बोल रहे हैं स्टेट हाउ द ऑडिट कमिटी
should be constituted and whether constitution of audit committee can continue after the listing of shares. क्या लगता है तुमको? जरा 2 सेकेंड सोचो, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो क्या लगता है तुमको अभी. Can I say you cannot continue? Because when it comes to an SEBI LODR का रेगुलेशन 18 सारे के सारे लोगों के पास एबिलिटी होना चाहिए और एटलीस्ट 1 person should have the expertise to understand फाइनेंस मैनेजमेंट या अकाउंटिंग रिलेटेड एक्सपर्टीज होना चाहिए. क्या है क्या कॉन्स्टिट्यूशन बराबर? द आंसर इज नो. देखो और भी है पॉइंटर यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी बता दिया. रेगुलेशन 18 वो क्या बोलता है, सारे लिस्टेड एंटिटी को मैंडेटरी है फॉर ऑडिट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन. मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स एज अ मेंबर होने चाहिए. उसके बाद 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर शुड बी आईडी. अभी एक बात, ये देखो यहाँ पर 3 जन तो है, 3 तो मेंबर है, बट देखो ये आईडी है क्या? 4 का 2/3 अपर्णा, युगा एंड ये जीजा थी ना. हाँ, जीजा एक आईडी है. उसके बाद युगा है, अपर्णा है, अपर्णा है, युगा है. ठीक है, और कौन है? अरे क्या मेजॉरिटी आईडी है? 2/3 है क्या? नहीं, ये नॉन इंडिपेंडेंट है, ये भी नॉन इंडिपेंडेंट है. तो यहां पर ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ऑल मेंबर्स शुड फाइनेंशियली लिटरेट, एटलीस्ट 1 member shall have अकाउंटिंग फाइनेंस रिलेटेड. चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए? चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये चेयरपर्सन है, ये तो भाई एग्जीक्यूटिव है, नॉन इंडिपेंडेंट है. यही है ना, यही लिखा है यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट है बराबर. उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी है जो वही एक्ट करेगा. क्या ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है? कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर द लिस्टिंग. अभी देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 5 मार्क्स का. इसने प्रोविजन बराबर लिखा बट है ना, इसने कंक्लूजन बराबर नहीं लिखा, इसीलिए 2.5 दिया. कंक्लूजन क्या बराबर नहीं लिखा? सबसे पहले तो इसको लिखना चाहिए था कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास एबिलिटी है, ना कि सारे लोगों के पास. एक एक्सपर्टीज का भी ज़रूरत है जो नहीं है. चेयरपर्सन यहाँ पर देखो, ये देखो, ये सब उसने बराबर लिखा है, उसने ये इतना तक बराबर लिखा है. देखो ये वाला, ये तो सब मैंने तुमको बोला. कंडीशन 2/3 का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है बराबर. तो ये इसीलिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं है. उसके बाद ये अपर्णा एंड युगा, ये दोनों भी क्या है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे. 2/3 वाला भी नहीं होना. तो उसने कंक्लूजन प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया, इसीलिए उसको मार्क्स नहीं मिला. उसने प्रोविजन सही लिखा है. ठीक है, यहाँ पर आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अभी ये चैप्टर क्वेश्चन वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 का बी. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का ऑफ कर रहा है 3% इक्विटी शेयर. ठीक है, ठीक है, और वो अपॉइंट हुआ है एज एन डायरेक्टर. ठीक है, उसके अभी यहाँ पर 1.5 का खुद के पास है एंड 3% उसके स्पाउस के पास है. टोटल 4.5. ठीक है, अभी यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुआ है on this date and board of directors proposed to discuss about price revision for raw material. ठीक है,
अभी क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको कि क्या ये लोग को डिस्क्लोजर देना है, क्यों? बिकॉज कंपनी जो है ये ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन कर रही है ऑन अ फ्रीक्वेंटली बेसिस। कैन आई से यहाँ पर आएगा सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कब डिस्क्लोजर देना होता है? चलो यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2C, क्वेश्चन 2C, ठीक है। सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर एक और था 2% वाला। अगर 2% मोर देन 2% है, मोर देन 2% है तो यू कैन नॉट वोट, ठीक है, बराबर। और यू हैव टू गिव एन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर किसमें? MBP1, MBP1। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? एवरी फर्स्ट मीटिंग, कौन सी? FY की, तब देना है। एंड बोर्ड मीटिंग, सॉरी नॉट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग in which you participate as a director of the company, बराबर ये आएगा, ठीक है। लेट्स चेक की ड्राफ्टिंग कैसे किया है उन्होंने, ये देखो। एंड क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था? कैन शी वोट? नो नो नो, बराबर। लेट्स गो टू द सर्टिफाइड कॉपीज, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। 184 यहाँ पर ही है, देखो। Singly or along with the other directors hold more than 2% of shareholding pattern of such body, corporate or is a promoter, manager or the CEO, ठीक है। If director is interested तो वो लोग को क्या करना है? डिस्क्लोजर देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है सिंस शी होल्ड मोर देन 2%, उसको डिस्क्लोज कब देना है? फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग एंड एवरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बराबर। उसके बाद वो क्या नहीं कर सकते? वोट भी नहीं कर सकते है। ये पूरा मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, कैन यू सी उसको 3 मार्क्स दिए है। समझ में आ रहा है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, again this question was from chapter number 3. Question was from chapter 3, ठीक है। chapter 3 से ये question था। Okay, next, transparency is a pivotal, pivotal का मतलब क्या होता है? important feature in market based monitoring of company and central टू शेयर होल्डर्स एबिलिटी। कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 8 का ये पहला पूरा लाइन वहां से कॉपी पेस्ट है। तुमको क्या बोल रहे हैं? वेबसाइट डिस्क्लोजर किसका? लिस्टेड एंटिटीज का। रेगुलेशन 46 ऑफ सेबी LODR 2015, सेबी LODR रेगुलेशन 46 सेबी LODR 2015, ठीक है। उसमें प्लेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेजाइल मैकेनिज्म, एनआर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो, यही आएगा रेगुलेशन 46। सबको अपना बैलेंस शीट, PNL, जो भी स्टेटमेंट्स है वो सब उन लोग को क्या करना है? अपने वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है।
अभी जो भी सारी लिस्टेड एंटिटीज़ है उनका क्या होना चाहिए, विजाइल मैकेनिज्म होना चाहिए। क्यों? जस्ट टू प्रोटेक्ट द विक्टिमाइजेशन। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। एनआरसी में क्या रहेगा, लेवल एंड कंपोजिशन रहेगा एनआरसी का, रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन विद द परफॉर्मेंस, और कितना पैसा तुमको फिक्स्ड मिल रहा है एंड इंसेंटिव पे मिल रहा है। इंसेंटिव पे इज नथिंग बट एन वेरिएशन। यहाँ पर ये वाला पूरा बहुत इन डिटेल में दिया है, बट देखो अल्टीमेटली वही लिखा है, रेगुलेशन 46। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, वो स्टूडेंट को 3 ही मार्क्स दिया है, 3 मार्क्स। लेट्स चेक कि उसको क्वेश्चन नंबर 2 में कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पर 3 मार्क्स है उसको, 3 + 3 6 और 2.5 8.5 आउट ऑफ 20 बराबर। पहले कितना था, 13.5 प्लस 8.5 कितना हुआ, 22। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3A। अभी ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अभी ये कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल से पॉजिटिव है, तो कंपनी फॉलो कर रही है CSR का। ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन 3A, CSR सेक्शन 135, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कितना परसेंट देना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बराबर ये एक था। उसके बाद हमने एक पढ़ा था इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या ये इम्पैक्ट असेसमेंट वर्ड डिफाइंड है क्या कंपनीज एक्ट में, डिफाइंड है? द आंसर इज नो। इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कितना इम्पैक्ट तुम सोसाइटी पर क्रिएट कर रहे हो बाय कंट्रीब्यूटिंग योर अमाउंट टुवर्ड्स CSR। इन शॉर्ट हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कंपनी का ये पूछा है, कभी कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट करना है वाया इंडिपेंडेंट एजेंसी। कैन आई से इंडिपेंडेंट एजेंसी का इम्पैक्ट असेसमेंट तभी आएगा जब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स CSR इज 10 करोड़ रुपीज, कभी 3 फाइनेंशियल ईयर्स में बराबर, और आउटले 1 ईयर, एक्सपीरियंस वाला 1 करोड़ 1 ईयर आउटले बराबर। ये किसका आंसर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, सीलिंग लिमिट क्या है एक्सपेंडिचर का, व्हाट इज द सीलिंग लिमिट एवरीवन? कैन आई से 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ एवरेज, 2% ऑफ एक्सपेंडिचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज हायर बराबर, विच एवर इज हायर। ठीक है, एंड क्या तुमको रिपोर्ट को प्लेस करना है बिफोर द बोर्ड? द आंसर इज यस। ये तो ठीक है, ये तो 1 लाइनर आंसर है, दिस इज 1 लाइनर आंसर, यस बराबर। लेट्स चेक दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.1,
Can I say impact assessment is nothing but an measuring the effectiveness of activities जो तुमने की है. कभी इंडिपेंडेंट एजेंसी का ऑब्लिगेशन आएगा 10 करोड़, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है, आउटले 1 करोड़ एंड कंप्लीटेड कितना है 1 ईयर, एक्सटर्नल एजेंसी से करवाना है. सीलिंग लिमिट क्या है 2% फॉर एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर 50 लाख विच एवर इज हायर, एंड तुमको क्या करना है एनेक्स्ट करना है. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स दिया है. अभी से यू विल स्टार्ट सीइंग कि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस में 5 आउट ऑफ 5 मिला है. कहना ऐसे यहाँ पर कट करने के लिए, मार्क्स को कट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं. कहाँ से कट करेंगे मार्क्स. आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन समझा होगा. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डेटा गवर्नेंस. वेल प्लान डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या इंश्योर करता है कि तुम्हारा डेटा जो है वो ट्रस्टेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है. क्या क्वेश्चन है, पिलर्स बताने हैं. 3 ही पिलर है, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड गवर्नेंस एम्बेडेड, एंड तुमको उसके एडवांटेजेस बताने हैं. ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था, दिस वाज फ्रॉम चैप्टर 8. ओके, चैप्टर 3 बता दिया यहाँ पर. दिस वाज फ्रॉम चैप्टर 14. ठीक है, उसके बाद दिस इज फ्रॉम चैप्टर 9 डेटा गवर्नेंस. देखो यही है क्वेश्चन, मतलब 3 पिलर्स, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड गवर्नेंस एम्बेडेड. अभी ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए था बट इसको 3 ही मार्क्स दिया है. क्यों, बिकॉज स्टूडेंट ने एडवांटेजेस नहीं लिखे हैं. अगेन इसके एडवांटेजेस हैं, ये देख लो एडवांटेजेस, ये रहे, ये कुछ उसके एडवांटेजेस है. दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो तुमको अपने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं. अगर तुम मॉड्यूल से भी पढ़ रहे हो तो वो भी. अभी अगेन ये एक थर्ड वाला एक केस स्टडी डाला है ये लोग ने. ठीक है, ये फैमिली बिजनेस डिस्प्यूट के ऊपर है. ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन है. क्या पूछा है तुमको, अल्टीमेटली हाईलाइट करना है तुमको सम यूनिक चैलेंजेस एंड गवर्नेंस इश्यूज इन फैमिली बिजनेस. ठीक है, यहाँ पर अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. कैन आई से फैमिली बिजनेस में देर विल बी एन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तुमको बाहर से पैसा फंड रेज करने के लिए इशू आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारे बिजनेस को अडेप्ट करे ही. तुमको बाहर का हायर करना पड़ेगा एक्सटर्नल स्टाफ. चूजिंग ऑफ सक्सेसर, हर इसका जनरेशन का थिंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है. एंड कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज. ठीक है, अभी कैन यू सी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. कितना मार्क्स दिया है, 4 मार्क्स दिया है. ठीक है, सो यहाँ पर ये मैं पूरा पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो फोकट टाइम वेस्ट होगा. अभी देखो यहाँ पर इसको कितना मिला है, 4, 3, 7 एंड 5 कितना हुआ 12. यहाँ पर देखो 12 आउट ऑफ 15. अभी ये भाई इसका पासिंग यहीं पर हो गया, 12, 8.5 और ऊपर 13.5. पहला 22 था, 22 और 12 कितना हुआ 34 तो यहीं पर हो गया. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4A, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है. अभी यहाँ पर भी ये भी पूरे क्वेश्चन में पूरा ऑक्यूपेशन, हेल्थ, सेफ्टी के बारे में बात किया है. लास्ट में तुमको क्या पूछा है, क्या बेनिफिट्स है when it comes to and occupation, health and safety standards for the employees. Again a very straightforward question. ये पूछा था तुम लोग को 10 मार्क्स के लिए. लेट्स सी इसने क्या आंसर लिखा है. देखो किनारे से अगर ये नहीं होगा, अगर प्रॉपर ऑक्यूपेशन, हेल्थ, सेफ्टी होगा, तुम्हारा वर्क प्लेस इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे, तुम्हारा एब्सेंटिज्म कम होगा तो स्टाफ टर्नओवर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा,
तुम तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे। कैसे तुम तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे? तो अगर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो कैन आई से वो लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो सेल्स होगा, बराबर। उसके बाद तुमको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है, तुमको स्टाफ का मोरल को बनाए रखना है, तुमको रेप्यूटेशन, एनहांस रेप्यूटेशन एंड तुम्हारा रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था? 5 मार्क्स। कितना मार्क्स दिया है? 5/5। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था? एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेंट टीम तुमको क्या करना है? क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम ESG एस्पेक्ट। अभी देखो, ये क्वेश्चन वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। एक्चुअली ये लोग को तुमको क्वेश्चनर्स पूछने नहीं चाहिए थे, बट इसने देखो बहुत अच्छे से थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है। इसने ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया। कैसे पता चल रहा है लास्ट में अटेम्प्ट किया है? कैन यू सी दिस स्पेस? मतलब इसको याद नहीं आ रहा था इसीलिए इसने लास्ट में लिखा है। देखो क्या क्या क्वेश्चनर पूछे हैं, क्वेश्चनर्स इसने लिखे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी करेक्ट है क्या, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मीटिंग्स है क्या, अप्रोप्रिएट कोरम है क्या, उसके बाद क्या सूटेबल पॉलिसी बजट है क्या वो ESG के साथ मेट कर रहा है, दूसरा ESG रिपोर्टिंग है, सारे डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं क्या वो डिस्क्लोजर ट्रू एंड करेक्ट है क्या। कि ना ऐसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। अगेन इसमें भी इसको 3.5 में से 5 में से 3.5 दिया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ये। उसके बाद यहाँ पर ये अगेन ये पूछा था कि तुम लोग को प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट एथिकल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो एक बिजनेस को अडॉप्ट करने चाहिए। दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, टेक्नोलॉजी एथिक्स हो गया, उसके बाद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी या ट्रस्टवर्दी। यही 6 पॉइंट का आंसर है ये। देखो वही है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, social responsibility, personal responsibility, technological ethics, fairness and trustworthiness and transparency। देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? क्वेश्चन वाज फॉर 5 मार्क्स, पूरा 5 में से 5 दिया है। अभी एक बात, अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट्स देखूँ ना, तो मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि रैदर देन अटेम्प्टिंग 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन, यू शुड अटेम्प्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्यों? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। 5 मार्क में आपको 5/5 मिलता है। व्हेन इट कम्स टू 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तुमको 6 मार्क्स मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 7 मार्क्स मिलेगा, ये फिक्स है। 8 या 7 मार्क्स में यू डोंट गेट फुल मार्क्स, ठीक है, फॉर द आंसर। ओके, सो आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करो, ट्राई करने का। यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो यू शुड गो हेड विथ किसमें? 7 या 8 मार्क्स किसमें। अभी दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा था। अगेन दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, जहाँ पर तुमको पूछा था ICSI एंटी ब्राइबरी कोड। इसका आंसर देखो क्या आएगा कि भाई ये किसको अप्लीकेबल है? इट इज़ अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर देखो अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ब्राइबरी इन प्राइवेट सेक्टर, फैसिलिटेड पेमेंट्स, तुमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को भी पेमेंट्स नहीं करना है। उसके बाद गिफ्ट्स हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई पॉलिसीज़, फिर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, तुमको मॉनिटर करना है मैकेनिज्म्स जो भी एंटी ब्राइबरी कोड के लिए बनाए गए हैं, तुमको सैंक्शन करना है जो भी नॉन कंप्लायंसेस है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था फॉर 7 मार्क्स विच वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन अगेन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन वॉज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, एंड तुमको ई वेस्ट मैनेजमेंट पूछा था ना, उसके मेजर्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, ठीक है। ये इसने अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज इसने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किया था। सो मैं तुमको ये
तुम क्या कर सकते हो, सजेस्टेड आंसर से एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है पार्ट बी, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अभी तुमको ये बताना है यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। 134 बराबर, इसके लिए पैराग्राफ का कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। उसके बाद सीआरओ जो है वो कौन से प्रिपेयर फॉर क्राइसिस, कौन से टाइप ऑफ क्राइसिस, एचयूएल जो नॉट एचयूएल सॉरी एचएसएल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है और फ्यूचर में कौन से कर सकता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ पढ़ने का, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार देखो। यहाँ पर मैं तुमको कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्क करके दे रही हूँ, वो तुम रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये एक हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस वन ऑफ द बोर्ड मेंबर इंडिकेटेड अबाउट द नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अभी आई होप तुमको पता है कि फाइनेंशियल रिस्क एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में क्या आता है, मार्केट रिस्क आ गया, ऑब्सोलेंस रिस्क आ गया, पॉलिटिकल रिस्क आ गया, लिक्विडिटी रिस्क आ गया, क्रेडिट रिस्क आ गया। अभी क्या सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क इंपॉर्टेंट है, द आंसर इज नो। फाइनेंशियल रिस्क के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस रिस्क हो गया, टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया, फिर बिजनेस रिस्क हो गया, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया। दीज आर सम नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अगेन दिस रिस्क प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये जो कंपनी है ये किसके ऊपर रिलाई कर रही थी, ऑन ऑटोमेशन टू स्पीड अप द प्रोसेस, लोअर कॉस्ट, रिड्यूस द मैनुअल एरर। अभी रिस्क क्या फेस कर रही थी, तो यहाँ पर क्राइसिस क्या आ जाएगा, बी वाले क्वेश्चन में क्राइसिस क्या आ जाएगा, कहना ऐसे टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको रीड करके। उसके बाद ये लोग ने क्या किया, बोर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रिवीजन रिक्वायर्स रिवीजन, ठीक है। मेजर ब्रेकडाउन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, प्लान्स बनाए जस्ट टू मिटिगेट एंड ऑल, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ रिस्क कंपनी फेस कर रही है, कौन से टाइप ऑफ रिस्क कंपनी फेस कर रही है, कंपनी इज फेसिंग अ टेक्नोलॉजी क्राइसिस, ठीक है। ओके, कंपनी इज फेसिंग अ टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने कैसे प्रेजेंट किया है, लेट्स सी। ओके, मैंने तुमको एवरी टाइम बोला है व्हेन इट कम्स टू एन रिस्क मैनेजमेंट तुमको हमेशा आंसर स्टार्ट करना है विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बराबर। ऑलरेडी मैंने तुमको बताया 134 यहाँ पर आएगा। सेबी एलओडीआर के हिसाब से तुमको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तुमको रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है, तुमको सीआरओ को अपॉइंट करना है, एंड एज पर रेगुलेशन 21 तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके पास क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होना चाहिए। एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स।
यहाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ज़रा ध्यान दो, 5 मार्क्स। कितना मार्क्स दिया है? केनाई से यहाँ पर कट करने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं रखा है उसने। अभी तो मैंने तुमको 4-5 क्वेश्चंस वैसे बता दिए जिसमें स्टूडेंट को कितना मिला है, फुल मार्क्स मिला है। समझ में आ रहा है? सो वो एक मिथ है कि भाई नहीं मिल सकता है मार्क्स, ऐसे समझ में आया है? अब तुमको क्वेश्चन 1 समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइसिस की बात कर रहा है। अभी इसका जो है ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। इसने ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक क्राइसिस लिखा है विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पर मैंने तुमको कौन सा क्राइसिस बताया? टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस बताया। एक बार देखो, और फ्यूचर में और कौन से क्राइसिस फेस हो सकते हैं? ह्यूमर्स, कन्फ्रंटेशनल, नेचुरल। यहाँ पर आंसर देखो, दिख रहा है तुमको? टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस ये आ सकता है, ये कंपनी फेस कर रही है अभी, ठीक है। अदर टाइप ऑफ क्राइसिस कौन से है? नेचुरल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड हो गया, कन्फ्रंटेशनल हो गया एंड रूमर्स हो गया, ये अदर टाइप ऑफ है। ये इसका आंसर रॉन्ग है, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं दिखाया है। थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड उसके की कंपोनेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? कैन आई से अगर बिजनेस में कुछ सडन डिसरप्शन आ जाता है तो बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा? ये कहाँ पर लिखा होता है? ये लिखा होता है तुम्हारे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में। की कंपोनेंट्स क्या है उसके? देखो, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेशन एंड डेटा, प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज। अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 5। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था? साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसके बाद तुम रेस्पॉन्ड करोगे। रेस्पॉन्ड इन व्हाट वे? या तो यू विल ट्रीट दैट पर्टिकुलर रिस्क, या तो तुम टॉलरेट करोगे, या टर्मिनेट करोगे, या ट्रांसफ़र कर दोगे। तुम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करोगे एंड रिव्यू करोगे। समझ में आया? अगेन 5 आउट ऑफ 5। ओके एवरीवन, आई होप तुमको ये समझ रहा है कि इसने, एक बात ध्यान दो, इसको 15 मिला है 20 में से। उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, फिर भी उसको क्या कितना मार्क्स मिला है? सब में फुल मार्क्स मिला है। समझ में आ रहा है? यही लिखा है, देखो कंपोनेंट्स भी उसने वही सेम लिखा है, यहाँ पर भी पूरा वही लिखा है। देखो, आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, प्रायोरिटाइज, डिसाइड में ट्रीट, टॉलरेट, टर्मिनेट, ट्रांसफर एंड मॉनिटर एंड रिव्यू। मॉनिटर एंड एक और था रिव्यू। समझ में आ रहा है? इसने ये क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट किया है। ओके, ये वाला अटेम्प्ट किया है इसने। दूसरा भी एक और कंपनी, दूसरा भी एक और ये है। यहाँ पर क्वेश्चंस देखो क्या है? एक्सप्लेन रिस्क एसोसिएटेड विथ गवर्नेंस इन केस ऑफ सच कॉर्पोरेट। तुमको रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तुमको इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताना था, अगेन अपने बुक में है। तुमको स्कोप बताना है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का। एंड गुड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, तुमको एक टीम को क्रिएट करके रखना है, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है, वो सब यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन मैं तुमको मार्क करके दे रही हूँ, इसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखो, इसने अनाउंस किया है टू अपॉइंट अ समर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर्स ने एक लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं? कॉरपोरेट फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं। ऋषि करके एक पर्सन है जो करंट चेयरमैन एंड सीईओ है, ठीक है। और लास्ट 16 ईयर्स से वो क्या है? क्लोज फैमिली फ्रेंड है प्रमोटर का। उसको ही वॉज फाउंड often found meeting all people at all levels within the organization and call off for trying something new.
ठीक है, वो क्या बिलीव करता है दैट एज लॉन्ग एज डिविडेंड इज टू बी पेड एंड ईपीएस द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, वैल्यूज द स्टॉक। उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें दी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है तुमको, ये पर्टिकुलर फर्म ने डिटेल इवैल्यूएशन किया है कंपनी के प्रोसेस प्रोसीजर का, एंड कंपनी को क्या स्ट्रेंथन करने बोला है, रोल एंड पोजीशन ऑफ सीएस which was not to be not only be the who would not be only be a focal point for governance aspect but also जो तुमको मदद करेगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। अभी उसके इसमें तुमको ये क्वेश्चंस को ये करना है, ठीक है। यहाँ पर सजेस्टेड आंसर देख लो, कौन से रिस्क एसोसिएटेड है विद गवर्नेंस। ये देखो यहाँ पर तुमको गवर्नेंस रिस्क को पूरा एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यहाँ पर तुमको किसको एक्सप्लेन करना था, गवर्नेंस रिस्क को एक्सप्लेन करना था। 5(2) एडवाइस था, क्या सीएस का है, एडवाइस करना, कंप्लायंस, साउंडिंग बोर्ड एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये था। इंटरनल कंट्रोल, अगेन मैंने यहाँ पर तुमको 5 से 7 पॉइंट मार्क करवा के दिए थे। रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का तुमको स्कोप लिखना था, ओके। एंड ये तो मैंने ऑलरेडी बताया तुमको, ये सीएमपी प्लान है, क्या बोलता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फ्रॉम वर्कफोर्स, तुमको उसको फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग देनी है, तुमको एक टीम को क्रिएट करके रखना है, तुमको प्लान रिस्पॉन्ड करने हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको एक की पर्सन के लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है, तुमको नोटिफाई करना है पर्सन को जो भी क्राइसिस को आइडेंटिफाई कर रहा है, सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स, रेगुलर टेस्टिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस। समझ में आया? सो ये तुम्हारा आंसर था, ओके। इस क्वेश्चन से बेटर ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन से बेटर जो तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन था वो था, ठीक है। पार्ट सी, यहाँ पर अगेन पार्ट सी में पूरा पैराग्राफ दिया है, बट यहाँ पर लास्ट में तुमको क्या बोला है, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन चैलेंजेस। देखो यहाँ पर इसने कैसे प्रेजेंट किया है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, एक कंसाइज कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर होता है, वैल्यू क्रिएट करके देता है इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, बराबर। क्या एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या है, इंटीग्रेटेड वे, क्लियर ये है अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड ये सिंगल रिपोर्ट है जो क्या है एसेस करके दे रहा है, कंप्लीट एंड कंसाइज, वो वैल्यू क्रिएट करता है फॉर स्टेक होल्डर, वो सारे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करता है, लिंक करता है, यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, बराबर। तुम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड चैलेंजेस क्या है, ट्रेडिशनल रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, कंसाइज बनाना इज इटसेल्फ अ चैलेंज, कंप्लायंस बेस्ड रिपोर्टिंग डू नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हाई एक्सपर्टीज लगेगा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 8 मार्क्स। कितना मार्क्स दिया है, 6। समझ में आ रहा है? सो यू विल गेट द मार्क्स अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से लिखा है तो। एंड लास्ट तुमको की चेंजेस बताने थे, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 से था, सॉरी हाँ, यस, दिस वाज फ्रॉम 19 एंड दिस वाज फ्रॉम चैप्टर 20, ठीक है। 3 ही पॉइंटर्स है, चीफ सस्टेनेबिलिटी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करो, ईएसजी का बजट बनाओ एंड असेस करो अपने पार्टनर्स को, वही आंसर है। बट ये 3 पॉइंटर का आंसर बहुत छोटा हो जाता, तो उसने क्या किया, उसने बीआरएसआर को एक्सप्लेन किया।
BRSR रिपोर्टिंग बताई, BRSR किसको अप्लीकेबल है, कौन से ईयर से अप्लीकेबल है, रीजनेबल अश्योरेंस लगेगा फॉर BRSR कोर, एंड देन उसने एक्सप्लेन किया क्या, चीफ सस्टेनेबिलिटी एग्जीक्यूटिव, ESG पॉलिसी एंड असेस पार्टनर सस्टेनेबिलिटी। समझ में आ रहा है? अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, सॉरी 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना मिला है, तो उसको पार्ट ए में 48 मिला है, पार्ट बी में 15 मिला है, पार्ट सी में 12 मिला है। 65, 20 एंड 15 कितना होता है? 75। नो ग्रेज मार्क्स। ये दिख रहा है तुमको, ये डिब्बा इधर खाली है। अगर ग्रेज मार्क्स होता है तो ये डिब्बा यहाँ पर भरा होता है, बट ये डिब्बा खाली है, मतलब क्या है, ग्रेज मार्क्स नहीं मिला है। एवरीवन, आई होप तुमको ये पेपर एनालिसिस समझा होगा। अभी यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज़, मैं तुमको ये इसका सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो यहाँ पर वीडियो में पूरा पूरा आंसर को रीड करना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वरना ये पेपर एनालिसिस डिस्कशन जो है ये 4 घंटे का हो जाएगा। आप शांति से जब भी आप पढ़ रहे हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब उसका कंटेंट आप रीड कर सकते हो, उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे उसको मार्क्स दिया है, समझ में आया? सो यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट एन ड्राइव का लिंक, जहाँ पर यू विल गेट दिस PDF, ठीक है? क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी तुम्हारे पास अवेलेबल है, मैं तुमको 2 पेपर्स वहाँ पर डाल कर दूँगी। एक जो निधि का है उसको 75 मिला है, एक और मेरी स्टूडेंट है नित्या, ठीक है, शी इज़ AIR 3, उसको 71 मिला है। तुम उसका भी पेपर देखो कि उसने भी वैसा क्या लिखा है कि उसको 71 मिला है। समझ में आया? ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज, ओके। एंड अगर तुमको कभी भी कुछ भी दिक्कत आता है, इन केस इफ़ यू आर अ नॉन JKC स्टूडेंट, इफ़ यू फेस एनी ऑफ द डिफ़िकल्टी व्हेन इट कम्स टू एन ESG का पेपर, you can mark your message on this Instagram ID, and for all the JKSE student you have my number, okay? So JKSE student जो है वो मेरे को नंबर पर WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। all those JKSE students जिसको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है when it comes to an ESG paper, you can reach out to me, okay? And I hope this video helps you guys to boost your confidence, okay? And one more thing, इससे तुमको ये पता चलेगा कि तुम अभी फ़िलहाल कौन से पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो, तुमको और कितना एफर्ट लेने का ज़रूरत है, ठीक है? ओके, विद दिस आई कैन से दैट हम लोग का दिसंबर 2024 का पेपर डिस्कशन हुआ है। In case if you find any of the difficulty, you can reach out to us. In case if you want, you can put an time stamp कि पार्ट A कितने टाइम में ख़त्म हुआ है, पार्ट B कितने टाइम में ख़त्म हुआ है, पार्ट C कितने टाइम में ख़त्म हुआ है, सो दैट तुमको अगर कभी फ्यूचर में रेफ़र करना हो तो तुम कर सकते हो। तुमको कुछ और ESG के लिए हेल्प चाहिए, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, okay? And please take care of yourself, wishing you all the very very best everyone. Please do your best, and अगर कोई पेपर है जो तुमको ग्रुप 1 में मदद कर सकता है, तुम्हारी डूबती हुई नाव बचा सकता है, दैट इज़ नथिंग बट योर पेपर नंबर 1 ESG एंड पेपर नंबर 4 विच इज़ CSR। अगर CSR में तुम्हारा थोड़ा बहुत डाइसी है तो अगेन कंप्लायंस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ येट अनदर पेपर फॉर स्कोरिंग वाला मार्क्स, ठीक है? Okay, thank you so much everyone. All the very best for your December 2025 का examination. Please take care of yourself.